हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग कंपनी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बैंकिंग कंपनी। और बैंकिंग कंपनी जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको पता है कि अलग से ही पार्लियामेंट ने अलग से इसका फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग करने का अलग ही आरबीआई ने अलग से ही क्या बना रखा है, अपने रूल्स बना रखे हैं। इस पे कोई कंपनीज एक्ट के रूल नहीं एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर? दूसरी बात, इंडिया में जितनी बैंक है उन सब की जो एक्टिविटीज, जो बैंक जितनी भी एक्टिविटीज करता है वो कौन रेगुलेटेड करता है? वो आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 वो रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी आरबीआई इसे पूरा रेगुलेट करता है। आरबीआई जितनी भी बैंक है आपके, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितनी भी आपके शेड्यूल बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, जितनी भी सारी बैंक है ना, वो सब उसे कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेगुलेटेड होता है वो, है ना, जितनी भी एक्टिविटीज बैंक की होती है। या मैं कहूँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि बैंक होती क्या है? बैंक क्या है? बैंक की डेफिनेशन मैं कहूँ तो क्या होगी? बैंक की डेफिनेशन यदि मैं पूछूं तो आपसे क्या होगी कि सर बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और फिर उसे जिसको नीड होती है उसको लोन वापस दे देती है, कम रेट पर लेती है, पब्लिक से ही लोन लेती है, कम रेट पर पब्लिक को ही लोन दे देती है, उधार दे देती है ज़्यादा रेट पर। ऐसे बैंक कमाती है। ठीक है, या सर जो म्यूचुअल फंड्स हैं या किसी कंपनी आइडल फंड पड़ा हुआ है बैंक के पास, तो भाई वो म्यूचुअल फंड में या इनमें क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देती है ना? यही वाली बात तो है। हाँ जी, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया फोन आना स्टार्ट। ठीक है, तो हाँ, तो अपन डेफिनेशन देखो, यहाँ की डेफिनेशन देख लो क्या कह रहा है कि बैंक इन इंडिया देयर एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फर्स्ट चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि बैंक क्या करती है? बैंक है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से मनी डिपॉजिट करवाती है, एक्सेप्ट करती है उनका पैसा फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। जो नीडेड कस्टमर है उनको वापस हायर रेट पे क्या दे देती है? वापस उधार दे देती है। और कुछ आइडल फंड पड़ा हुआ है तो उसे इन्वेस्ट कर देती है। यही तो है। क्लियर? आई बात समझ में? आ जाओ नेक्स्ट। जैसे मैंने लोन लिया, जैसे मैंने क्या लिया? लोन लिया। मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक से लोन लेना एसेट्स है कि लायबिलिटीज है? मेरे लिए, लोन लेने वाले के लिए लायबिलिटीज है। वो ही चीज बैंक के लिए एसेट्स है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बैंक मेरे लिए क्रेडिटर है, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक क्या है? लायबिलिटीज है। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो ना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या हूं? डेटर हूं। तो मैं क्या हूं? एसेट्स हूं। बैंक के लिए क्या हूं? एसेट्स हूं। बैंक के लिए, बैंक की एसेट्स यही होती है, मैन एसेट्स है। बैंक की मैन एसेट्स यही है, क्योंकि बैंक का काम ही यही है, पब्लिक से लोन लेना और देना। ठीक है, तो बैंक की मैन एसेट्स क्या है? बैंक की मैन एसेट्स है टर्म लोन देना। टर्म लोन का मतलब है लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देना। लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे कार लोन होता है, होम लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाता है, इसे बोलते हैं टर्म लोन। ठीक है, और इसका रीपेमेंट जो किया जाता है मोर देन 1 ईयर किया जाता है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है,
मोर देन 1 ईयर, ठीक है। हाँ जी, टर्म लोन का मतलब समझ में आ गया। लॉन्ग पीरियड का जो लोन होता है, जैसे कार लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, जो मोर देन 1 ईयर का होता है, और उसका पेमेंट धीरे धीरे उसका रिपेमेंट अपन इंस्टॉलमेंट में करते रहते हैं, है ना, इंस्टॉलमेंट में करते रहते हैं। एक आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा, तो ये दूसरी है बैंक की बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने पढ़ा तो था कि जो ड्रॉवर है वो अपने बीआर को बैंक के पास डिस्काउंटेड करवाता है। बैंक के पास क्या करवाता है? डिस्काउंटेड करवाता है। बैंक उसे जितने दिन पहले डिस्काउंट करके देता है उसका इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है। जितने दिन का इंटरेस्ट पहले डिस्काउंट करता है उसके लिए इंटरेस्ट ले लेता है, और ड्यू डेट पर जो ड्रॉवी है, जो बायर है, वो ड्यू डेट पर बैंक को क्या कर जाता है? पेमेंट कर जाता है। तो ये बताओ, बैंक ने एक टाइप से लोन दिया कि नहीं दिया? ये एक टाइप से लोन ही तो है भाई। बैंक ने बीआर के बिहाफ पर, उस बीआर के बिहाफ पर क्या दे दिया? लोन दे दिया। 3 महीने 4 महीने के लिए क्या दे दिया? लोन दे दिया। 3-4 महीने बाद पेमेंट आएगा उसका, तो वो एसेट्स ही तो है भाई। बैंक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, वो एसेट्स ही तो है। बिल पड़ा हुआ है, उससे पैसा लेना है, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं बोलो ना, ठीक है। इसको जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इनकम रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है ना। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं वापस लिख देता हूं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा आपने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 पार्टी है, एक तो है ड्रॉवर, एक है ड्रॉवर। इसने बिल लिखा और वापस इसने एक्सेप्ट करके नहीं ड्रॉ किया, और इसने एक्सेप्ट करके नहीं वापस दे दिया, ठीक है। और फिर ड्रॉवर ने क्या किया? उस बिल को बैंक में डिस्काउंट करवा लिया। वो बीआर पता है कितने का था? 50,000 का था, 50,000 का। वो 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी। कब की बात है? 1 जनवरी 2022 की बात है, ठीक है। और वो बैंक के पास गया और बैंक को डिस्काउंट करवाया और उसको कैश रिसीव हो गया। बैंक ने उसको 48,000 दे दिए। डिस्काउंट कितना काट लिया? 2,000। अब ये बैंक के लिए क्या हो गई? 2,000 इनकम हो गई। बैंक के लिए क्या हो गई? 2,000 इनकम हो गई। आपको पता है वो बीआर कितने मंथ का था? वो बीआर था 5 मंथ का। 5 मंथ का बीआर था वो। तो पता है बैंक को अब पैसा कब आएगा? बैंक को पैसा आएगा 5 मंथ बाद आएगा ना। तो 5 मंथ, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, और 3 दिन ग्रेस के 4 जून 2022 को पेमेंट आएगा। अब आप देखो 1 जनवरी 2022 यदि फाइनेंशियल ईयर यू लेते हैं तो ये 21-22 में आता है। कब आता है? 21-22 में। और पैसा कब आएगा? पैसा आएगा 22-23 में। 22-23 में पैसा आएगा। आगे बात सुनने। चलो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये 2,000 रुपये की जो इनकम कमाई है बैंक ने, वो बैंक ने 2,000 रुपये की इनकम को आप रिकॉर्ड करोगे 21-22 में रिकॉर्ड करोगे, 22-23 में रिकॉर्ड करोगे? बताओ। बैंक को 50,000 रुपये 22-23 में आएंगे, लेकिन बैंक ने इनकम एक्रूड कर लिया 2,000 में 21-22 में। तो कब रिकॉर्ड करे बताओ? रिसीव्ड बेसिस पर रिकॉर्ड करे या एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करे? सर एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे तो 21-22 में रिकॉर्ड हो जाएगा सर, 21-22 के P&L अकाउंट में चल जाएगा। यदि हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करें तो 22-23 में चल जाएगा सर। इसमें क्या पूछने वाली बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन देते हो, है ना। अरे बेटा, यहाँ पर 5 मंथ का बीआर था, तो आपको पता है 5 मंथ में से जो 3 मंथ है ना, 3 मंथ वो तो इस पीरियड का है 21-22 का, और 2 मंथ का जो पीरियड है ना वो 22-23 का है। समझो,
आप समझो वो 5 मंथ में से 3 मंथ का पीरियड तो 21-22 का है और 2 मंथ का पीरियड कब का है, 22-23 का है। अब बताओ, ओ सर ये तो हम भूल गए, तो इसका मतलब 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो तो 21-22 के P&L में ट्रांसफर होगा और जो 2 मंथ का इंटरेस्ट है वो 22-23 के P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बात समझ में आएगी नहीं? अरे जल्दी बोलो ना, आप बोलते नहीं हो ना तो पता नहीं चल पाता है। समझ में आया? पक्का? हाँ जी सर। ठीक है की बात, चलो आगे चलते हैं। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट बैंक कैश क्रेडिट की फैसिलिटी भी देता है अपन को, कैश क्रेडिट के रूम में इसमें भी अपन को फायदा देता है ना। जब अपन को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है ना, जब अपन को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है तो हम कैश क्रेडिट के आधार पर बैंक से लोन ले लेते हैं कुछ समय के लिए, 4 महीने 5 महीने है ना, 2 महीने, ऐसे अपन उस पीरियड के लिए क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और बैंक उसके लिए इंटरेस्ट ले लेती है। कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसके लिए बैंक क्या ले लेगी, इंटरेस्ट ले लेगी, कोई चीज़ कोई बात नहीं है ना। तो उसे कैश क्रेडिट बोलते हैं है ना। उसके बैंक आपको ना मैक्सिमम लिमिट सेंसस करके देती है कि है ना आप 20 लाख 10 लाख रुपए क्या कर सकते हो, कैश क्रेडिट के रूप में ले सकते हो कभी भी, है ना। तो इसके बाद अपन बाद में करेंगे। अपन इसमें ना क्या है कि स्टॉक और डेटर्स के मॉर्गेज के रूप में अपन को कैश क्रेडिट मिलता है ना, या बैंक से अपना अच्छा व्यवहार होता है, अपनी गुडविल अच्छी होती है बैंक में, तो आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है। हाँ, फिर भी अपन ये मानते हैं कि कैश क्रेडिट की फैसिलिटी रिलेशनशिप से नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं अपन को स्टॉक एंड डेटर्स मॉर्गेज के रूप में रखने होते हैं, है ना। तो ये बात बाद की है, बाद में देखेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों पॉइंट अपन को समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो इस पर फोकस करो। तीनों पॉइंट एसेट्स के ही पॉइंट लग रहे हैं ना आपको, लायबिलिटीज के तो नहीं लग रहे ना, ये देख लो। ठीक है, कर लिया। चलो नेक्स्ट आ गया जो फिर हम जो अभी अपने 3 एसेट्स पढ़ी, कौन कौन सी एसेट्स पढ़ी सर? हमने टर्म लोन पढ़ा, हमने बिल्स परचेज पढ़ा, हमने कैश क्रेडिट पढ़ा। ये 3 एसेट्स है, इनको फर्दर क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। बैंक फर्दर क्लासिफाइड करके बताती है, जैसे आप फिक्स एसेट्स को 2 पार्ट में नहीं बांटते, टेंजिबल इंटेंजिबल, ऐसे ही जब बैंक है ना, बैंक अपनी इन 3 एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाएगी, 3 एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाएगी, तब बैंक भी फर्दर क्लासिफाइड करके दिखाती है। कैसे? कि वो परफॉर्मिंग एसेट्स है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर? परफॉर्मिंग एसेट्स है या नॉन परफॉर्मिंग। आपको पता है परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब तो आपको पता होगा, ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो आपने सुना ही होगा, सुना है? विजय माल्या, नीरव मोदी, इनके केस में नहीं सुना आपने कि वो बैंक ने इनको एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माना है? नहीं सुना आपने? कोविड के टाइम पर तो देखा होगा ना, कोविड के टाइम पर तो ये एनपीए वर्ड काफ़ी प्रचलन में था। बैंक इसका 90 दिन का डेज होता है, 90 दिन का। क्या है 90 दिन का लॉजिक? मैं समझाता हूँ आपको। यदि आप 90 दिन तक यहाँ पर अपन चलो यहाँ पर अपन ले लेते हैं ना, 90 दिन का क्या लॉजिक है? मान के चलो मैंने कोई लोन लिया, मान के चलो मैंने कोई लोन लिया और लोन लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 मई को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ऐसे मुझे पेमेंट करना है। ड्यू डेट आई, मैंने पेड कर दिया, ड्यू डेट आई जैसे ही मैंने पेड कर दिया, मैं बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हूँ, मैं बैंक के लिए एक गुड डेटर हूँ, अच्छा वाला डेटर हूँ। ठीक है, परफॉर्मिंग एसेट्स हूँ। ठीक है, मैंने
1 फरवरी को ड्यू डेट आई, मैंने पेमेंट कर दिया, इसका मतलब मैं यहाँ पर भी क्या हूँ, परफॉर्मिंग एसेट्स। मैंने यहाँ पर पेड नहीं किया, 1 मार्च को ड्यू डेट आई और मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने पेमेंट नहीं किया, ये मेरी ड्यू डेट हो गई पेमेंट करने की, नहीं किया, मुझे फिर भी परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाएगा। मैंने 1 अप्रैल को ही पेमेंट नहीं किया, फिर भी मुझे परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाएगा, अच्छा डेटर बोला जाएगा। मैं पेमेंट नहीं कर रहा फिर भी अच्छा डेटर बोल रहा है वो भाई, कब तक बोलेगा? क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में, कब तक बोलेगा? कब तक बैंक मुझे अच्छा डेटर बोलेगा? बैंक आपको 90 दिन तक क्या बोलेगा? अच्छा एसेट्स, अप टू 90 डेज, अप टू 90 डेज। बैंक के हिसाब से आप 90 डेज तक अच्छे डेटर्स हो, 90 दिन तक आप पेमेंट नहीं भी करते हो ना, तब भी बैंक आपको अपनी एसेट्स में परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में दिखाएगा, अच्छे डेटर्स के। जैसे ही 90 दिन से एक भी दिन बढ़ा, आपको बैंक गालियां देना स्टार्ट कर देगा। एनपीए, एनपीए आपको बैंक क्या देने स्टार्ट कर देगा? गाली, 90 दिन के बाद। मैंने डेज कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ना। 90 दिन के बाद क्या किया? बैंक ने आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में बोल दिया कि यार ये तो बेकार आदमी है, ये तो क्या है? बेकार आदमी है, ये सही का आदमी नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में आपको दिखाने लग गया, आपकी बैलेंस शीट में दिखा के बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, वो आपको बेइज्जती कर रहा है, पब्लिक को दिखा रहा है ये सारा बेकार आदमी है, मेरा पैसा खा गया, ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? तो परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब 90 दिन तक परफॉर्मिंग और 90 दिन के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाता है। आगे बात समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए फटाफट। नहीं? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है, ये तो हो गया, हाँ जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन अपन ने वर्किंग इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिख दी है। एसेट्स इज क्लासिफाइड एज एनपीए, जो हमने एनपीए के रूप में एसेट्स को क्लासिफाइड किया, तो कब बनता है एनपीए? इफ ड्यू इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। आपने या तो प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, यानी बैंक का 1 भी रुपया आपका बाकी है ना, जो बैंक ने ड्यू कर दिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया 1 भी रुपया, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का अमाउंट आर नॉट पेड बाय द बोरोवर फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। यदि 90 डेज तक आपने पेमेंट नहीं किया ना, तो वो आपको एनपीए डिक्लेयर कर देगा, आपको गालियां देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और 90 दिन से पहले पहले आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो आपको बहुत अच्छा बोलेगा, आपकी पर्सनल बातें करेगा कि सही हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, और 90 दिन पेमेंट मत करो, आपको गाली देने लग जाएगा। ऐसी होती है बैंक। ओनली 90 दिन। इसकी दोस्ती कितने दिन तक रहती है बैंक की? 90 दिन। 90 दिन तक आपने पेमेंट किया तो वो आपका दोस्त, और 90 दिन के बाद आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका दुश्मन। ओनली 90 दिन दिया है, बताओ क्या बात है। 90 दिन से एक भी दिन एक्स्ट्रा हुआ, अगले दिन गाली देना स्टार्ट। आप ये नहीं कह सकते कि गाली क्यों दे रहा है, भाई बहन तुझे 90 दिन के लिए टाइम दिया ना, तुम दिए ही, मैं तो गाली दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब पीए और एनपीए, पीए का मतलब परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके आधार पर ही हम इनकम रिकॉग्निशन करते हैं। कोई आपकी एसेट्स, बैंक ने जो लोन दिया है वो एसेट्स बैंक के लिए एसेट्स है और वो परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है, उसी के आधार पर अपन इसकी इंटरेस्ट की इनकम को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम। इनकम रिकॉग्निशन मतलब इंटरेस्ट इनकम। जब अपन बैंक लोन देती है तो उस पर हर महीने हर साल क्या कमाती है? इंटरेस्ट कमाती है। कमाती है कि नहीं कमाती? अब उस इंटरेस्ट की इनकम को वो पी&एल में कितना ट्रांसफर करेगी, कितना ट्रांसफर करेगी, कब करेगी, ये सब के बारे में अपन बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। परफॉर्मिंग एसेट्स यदि है
तो एक्रूअल बेसिस पर, अपने फाइनल अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे ही पढ़ा था ना अपन ने, सॉल्व प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे ही पढ़ा था ना। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है बताओ 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 बताओ। एक्रूअल बेसिस पे सर फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो पी एंड एल में पेड सैलरी या पेड इंटरेस्ट प्लस यदि जो आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस करते हैं। बिल्कुल सेम यही बात बोल रहा है यहाँ पर भी कि जो इंटरेस्ट का कस्टमर ने पेमेंट कर दिया उसको तो इनकम बोलेगा ही बोलेगा, जो इंटरेस्ट का भी बकाया है तो उसे भी क्या बोलेगा, वो इनकम बोलेगा। क्योंकि अच्छा आदमी है, आज नहीं होगा पैसा इसलिए नहीं दिया होगा, कल आएगा तो दे देगा, कोई बात नहीं, हम इसे इनकम बोल सकते हैं, आ जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स गालियां दे रहा है, और उस गालियों के केस में जब इंटरेस्ट की इनकम को अपन डालेंगे वो कैश बेसिस पे डालेंगे। किस बेस पे डालेंगे? कैश बेसिस पर। कैसे भाई? जितना पैसा आ गया उसी को इनकम बोल रहा है, जितना पैसा आ गया उसी को इनकम बोल रहा है। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना उसे इनकम नहीं बोल रहा है, उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है जो इनकम के रूप में। क्यों? अबे तेरे पैसे तो, मूल रकम तो आ नहीं रही, प्रिंसिपल अमाउंट तो आ नहीं रहा, इंटरेस्ट क्या देगा तू? प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करने में तो तेरे लाले पड़ रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे कर देगा भाई? मैं उसे फालतू में क्यों अपने अकाउंट्स खराब करूं भाई? बाद में मुझे यदि ये इनकम नहीं आई ना, आज ही मैंने सोच लिया नहीं आएगी, आगे जाके सोचूंगा ना तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा भाई। इसलिए मैंने आज ही सोच लिया भाई तेरी किस्त तो आ नहीं रही, तो इससे बढ़िया तेरा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ये सोच के नहीं, मैंने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इनकम के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया। जो इंटरेस्ट तेरा आ गया वही मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और इसी हिसाब से मैंने अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर दिया। आगे बस क्लियर? कोई दिक्कत? चलो उतार लो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो गया? चलो आगे देखिएगा। नेक्स्ट फिर हम जो परफॉर्मिंग एसेट्स है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इनको और थोड़ा सा समझा रहे हैं, डीपली समझा रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा डीपली समझा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना। क्या? जो 90 दिन है ना, अप टू 90 दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको वो गाली नहीं देगा, आपको वो इज्जत देगा, आपको परफॉर्मिंग एसेट्स बोला जाएगा, और बोलेगा सेकंड नेम से बोलेगा स्टैंडर्ड आदमी है भाई, रेपुटेटेड आदमी है। आप उसके लिए 90 दिन तक क्या हो? रेपुटेटेड आदमी हो, स्टैंडर्ड आदमी हो, बढ़िया आदमी हो, आपका दिल पूरे कांच की तरह। ठीक है, तो वो आपको परफॉर्मिंग एसेट्स बोल रहा है। ठीक है, या दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एसेट्स बोल रहा है। ठीक है, अच्छा आदमी बोल रहा है। 90 दिन के बाद, 90 दिन में भी आपने पेमेंट नहीं किया, 91 दिन हो गए, 92 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप क्या हो गए? एनपीए हो गए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। आप डाउटफुल, आप नॉन परफॉर्मिंग हो गए, आप गालियां पड़ने लग गई। यहाँ से 90 दिन के 1 दिन बाद आपको गाली पड़ने लग गई। ठीक है, अब ये गालियां है ना वो 3 टाइप से, कितनी गाली देनी है उसको 3 पार्ट में बांट दिया बैंक ने। 1 गाली देनी है, 2 गाली देनी है, 5 गाली देनी है, वो आपको 3 पार्ट में बांट दिया। ये कह रहा है, बैंक कह रहा है तूने 90 दिन से 1 साल तक नहीं पेमेंट किया ना तो मैं तुझे 4 गाली दूंगा। यदि 90 दिन से 1 साल तक पेमेंट नहीं किया, 90 दिन से 1 साल तक पेमेंट नहीं किया तो मैं तुझे 4 गाली दूंगा। ऐसे गाली डिसाइड कर रखी इन्होंने कि 90 दिन से 1 साल तक यदि पेमेंट नहीं किया तो मैं तुझे 4 गालियां दूंगा। ठीक है, और 1 साल खत्म होने के बाद भी आप पेमेंट नहीं करोगे तो मैं भर भर के गालियां दूंगा। पहले तो मैं एक ही गाली दे रहा था, एक ही टाइप की, फिर मैं आपको सारी फैमिली की गाली दूंगा।
ठीक है, भर भर के गाली दूंगा, क्योंकि आप क्या बन जाओगे, डाउटफुल एसेट्स बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे, डाउटफुल एसेट्स बन जाओगे। पहले तो वो समझ रहा था चलो कोई बात नहीं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स मान रहा था, 90 दिन के बाद और 1 साल तक आपको क्या बना रहा था, वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स। कोई बात नहीं, नई दुल्हनिया है ऐसा करती है, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, नई दुल्हनिया है गलती हो जाती है, माफ कर दिया, कोई बात नहीं, 1 साल तक, ज्यादा गालियां नहीं दी, बस समझाया तुम्हें, दे दे, एजेंट को भेजा, गालियां दी, 1-2 लाख दी आपको, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, थोड़ी बहुत इज्जत गिर गई, स्टैंडर्ड आदमी थे पहले, अब सब स्टैंडर्ड बन गए, इज्जत गिर गई आपकी, सब स्टैंडर्ड हो गया। 1 साल बाद भी आप क्या नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, 1 साल बाद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपको बोला जाएगा डाउटफुल एसेट्स। क्या बोला जाएगा, डाउटफुल एसेट्स। अब इसको 3 पार्ट में बांटा है मैंने, उसे आगे समझा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, क्योंकि जब इस पर प्रोविजन बनाया जाएगा तो डाउटफुल एसेट्स को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। इस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाएंगे ना, तो उस पर जब परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो वहां पर अपन डाउटफुल एसेट्स को 3 पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, कि 1 साल के बाद 1 साल तक इसकी अलग परसेंटेज है, फिर इसके 1 साल के बाद 3 साल तक, अप टू नेक्स्ट 1 to 3 ईयर, फिर इसके 3 साल खत्म होने के बाद अनलिमिटेड, उसकी रेट अलग है, उसकी रेट अलग है ना। आगे बात सुनो, चलो, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, फर्दर क्लासिफाइड कर दिया कि स्टैंडर्ड एसेट्स को परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, और एनपीए को 3 पार्ट में बांटा गया है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स अप टू 1 ईयर, 90 दिन से 1 साल तक सब स्टैंडर्ड, और फिर इसका 1 साल जैसे ही खत्म हुआ और फिर भी पेमेंट नहीं किया तो फिर आपको डाउटफुल एसेट्स, फिर क्या बोलेंगे, डाउटफुल एसेट्स, ठीक है। और लॉस एसेट्स क्या होता है सर, लॉस एसेट से हमको पता चल गया, 90 दिन के बाद ही पता चल गया या डाउटफुल होने के बाद पता चल गया कि भाई ये तो निकम्मा आदमी है, पेमेंट नहीं करेगा। ये तो हमारे मन में जब पता नहीं क्या दिमाग में आया कि हमने इसको लोन दे दिया यार, कैसे हमने इसकी एसेट्स का वैल्यूएशन किया समझ में नहीं आया भाई साहब, हमने इसका क्या देखा, क्या चेहरा इसका देखा, क्या कैसे हमने इसको क्या दे दिया, लोन दे दिया। आज हम इस पछता रहे हैं, 90 दिन के तुरंत बाद ही पछताने लग गए भाई। उसे बोलते हैं लॉस एसेट्स। क्या बोलते हैं, लॉस एसेट्स। स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि भाई पेमेंट नहीं आएगा, स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि पेमेंट नहीं आएगा, तो उसे लॉस एसेट बोला जाता है। उसके लिए वेट नहीं किया जाता, इनके लिए तो अपन वेट कर रहे हैं 1 साल में दे देगा, 2 साल में, यहाँ पर तो लॉस एसेट्स में आज ही पता चल गया कि भाई हमने गलत आदमी को लोन दे दिया। आगे बात समझ में, क्लियर, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो, फिर ये चार्ट है, एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, फिर अपन 1 by 1 इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं ना। एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखो भाई, फिर अपन 1 by 1 इस चार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, 1 by 1, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैंने 4 एसेट्स आपको बताई थी ना, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, है ना, अभी बताई थी मैंने, वही है ना। अब इसमें आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपको रेट देता है। आरबीआई आपको क्या देगा, रेट देगा। ये क्या है, आरबीआई आपको क्या देगा, रेट देगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि है ना आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो। 1 मिनट बेटा ना, हेलो, हाँ, कोचिंग पर
हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि भैया कि गवर्नमेंट आप क्या बना रहे हो, डाउटफुल एसेट्स पर यानी प्रोविजन बना रहे हो। जैसे अपन फाइनल अकाउंट में नहीं बनाते थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, नहीं बनाते थे, उसमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होता था अपन को, क्योंकि परसेंटेज जो गिवन होता था वो सेल्फ जजमेंटेड था, हम खुद डिसाइड करते थे, हमारी पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हम डिसाइड करते थे कि यार हाँ हम 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने यदि 10 लाख रुपए का माल उधार बेचा है तो एक दो कस्टमर तो ऐसा होता है जो पेमेंट नहीं आता है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, है ना। ये हम सेल्फ जजमेंटेड के आधार पे बनाते थे वहाँ पर, हम पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे बनाते थे वहाँ पर, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन है, चाहे पार्टनरशिप के क्वेश्चन हमने करे हैं, चाहे हमने कंपनी के क्वेश्चन करे हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन होता था 10%, 5%, 2.5%, 3%, 1.5%, जो भी है वो देता था क्वेश्चन, हम बना देते थे, क्योंकि वो परसेंटेज सेल्फ जजमेंटेड था। अब ये बैंकिंग कंपनी में आपको परसेंटेज नहीं देगा कि भाई प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स पर, तो आप कभी सोचो कि मिसप्रिंटिंग है, नहीं, मिसप्रिंटिंग नहीं है, आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी। टेबल प्रैक्टिकल है, ऐसी कोई बात नहीं, टेबल प्रैक्टिकल है, याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये रेट किसने डिसाइड किए, ये आरबीआई ने रेट डिसाइड किए। आरबीआई ने बोला है कि भाई साहब, आरबीआई ने बोला है कि भाई साहब तुम तो अपनी मर्जी से कितने भी डेटर्स, कितना भी प्रोविजन बना लोगे, तुम्हारा क्या, कितना भी प्रोविजन बना लोगे आप, तो आपको यदि टैक्स कम देना होगा तो आप ज्यादा प्रोविजन बना दोगे, आपका क्या है। पंजाब नेशनल बैंक ने 10% बना लिया, एचडीएफसी 15% बना रहा है, ऐसे तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। आपके प्रोविजन कितना बनाना है वो आरबीआई खुद डिसाइड करेगी, आरबीआई डिसाइड कर दिया, यहाँ पर आरबीआई डिसाइड कर दिया। कौन डिसाइड कर दिया, आरबीआई। क्या डिसाइड किया, रेट देखो, देखो क्या रेट डिसाइड किया है, देखिएगा 1 by 1 मैंने चारों का बताया, मैं अब आपको एक एक करके नहीं एक्सप्लेन करता हूं क्या बात है। दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड एसेट्स, क्या आ रहा है, आपका 10 पे ध्यान ना जाए इसलिए मैंने एक ही दिखाया, क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब सर ये तो परफॉर्मिंग एसेट्स है, 90 दिन के अंदर अंदर है, अप टू 90 दिन। हाँ सर, इस पे डाउटफुल डेब्ट्स कैसे बना सकते हो। देखो बच्चों, जो अच्छे होते हैं ना वही धोखा देते हैं, तो बाद में धोखा दे इससे पहले प्रोविजन बना लो। आपको पता है ना मार्केट में क्या चल रहा है, जो अच्छे लोग होते हैं ना वही धोखा देते हैं, और फिर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इससे बढ़िया है कि आज इसका क्या बना लो, प्रोविजन बना लो बेटा, आज क्या बना लो, प्रोविजन बना लीजिए, है ना, ताकि आगे जाके दुख ना हो कि भाई चलो हमने ब्लाइंड फेथ नहीं किया इस पर, हमने थोड़ा बहुत ये मान के चले कि हाँ ये भी धोखा दे सकता है, ठीक है, कम बना लो, कम बना लो, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए आपको। तो आरबीआई ने भी नहीं किया, आरबीआई बहुत समझदार है, उसके दिल में ऐसा चीज है, वो दिमाग से सोचती है आरबीआई, दिल से नहीं। किससे सोचती है, दिमाग से। उसने इमोशन होके नहीं, ऐसा नहीं है अरे यार ये तो अच्छे लोग हैं यार, ये कभी धोखा देंगे क्या, नहीं, उसने कहा धोखा साला ये भी दे सकता है, इस पे बनाओ साले पे प्रोविजन। कितना % प्रोविजन बनेगा, सुनो मेरे ध्यान से बात। यदि आपने एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स वगैरह को लोन दिया है, बैंक ने क्या दिया है, फार्मर वगैरह को लोन दिया है, या एसएमई को लोन दिया है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या दिया है, लोन दिया है, तो 0.25%, 25% नहीं, पॉइंट लगा हुआ है बेटा, अच्छे से देखो, पॉइंट लगा हुआ है, 0.25%, बहुत माइनर सा प्रोविजन बनाना है, बहुत माइनर सा क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है।
आगे बात समझ क्लियर? अच्छा, दूसरी बात है कि यदि आपने कोई कॉमर्शियल रियल एस्टेट को क्या दिया है, लोन दिया है, जो बड़े बड़े मॉल बनाता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता है, दुकान वगैरह बनाता है ना, ये ऐसी बिल्डिंग बनाता है, कॉमर्शियल जो रियल एस्टेट है, ये तो सर बहुत बदमाश लोग होते हैं, निडर लोग होते हैं, बहुत बदमाश लोग होते हैं सर, इनका पैसा खा जाते हैं पैसे। आरबीआई ने भी यही सोचा कि भाई ये तो रियल एस्टेट वाले गुंडे होते हैं, गुंडेगर्दी करते हैं, नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, गुंडे होते हैं। तो आरबीआई ने कहा इनकी रेट बढ़ाओ, प्रोविजन के परसेंटेज की रेट बढ़ाओ, ये किसी के सगे नहीं होते साले। उन्होंने क्या किया, 1% कर दिया। क्या कर दिया? 1% कर दिया। क्या कर दिया? 1%। ठीक है भाई। तीसरा, ऐसे रियल एस्टेट वाले को दिया है, अब की बार आपने लोन ऐसे रियल एस्टेट वाले को दिया है जो पब्लिक के लिए हाउसिंग डेवलप करता है, घर, सपनों का घर बनाता है। आरबीआई को लगा यार भाई अच्छा काम कर रहा है, लोगों के सपने पूरा कर रहा है, लोगों के क्या कर रहा है, सपने पूरे कर रहा है। लेकिन ये भी तो बदमाश हुए होते हैं, ये कौन से दूध के धुले होते हैं, यही बदमाश ही होते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो दया है, भाई के दिल में थोड़ी सी दया होती है इनके, है ना, कि लोगों का सपने साकार करते हैं, है ना। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, 0.25% कम कर दिया। तो कितना रह गया? 0.25% कम कर दिया तो 0.75%, 1% से भी कम है, 0.75%, 1% से भी क्या है, कम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना, बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, आई पक्का? थैंक यू कुशाल। एनर्जी देने के लिए, एनर्जी आ जाएगी अपनी, ना। ठीक है, चलो आगे चलो। हाँ जी, नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स का मतलब है कि जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आता, है वो अदर्स में आता है। यानी क्वेश्चन मोस्टली इसी के बना रखे हैं, अदर्स के ही है क्वेश्चन, नहीं फिर भी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, है ना। मोस्टली क्वेश्चन इसी पर है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के नहीं, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा घुमा फिरा के दिया हुआ है ना। तो आपकी बुक में सारे क्वेश्चन इसी के, मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा जो इसमें भी ये वाले मिक्स कर दूंगा कि भाई कैसे घुमा सकता है वो, ना। 0.40%, 0.40%, समझ में आया? आगे आ जाए। दूसरा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। दूसरा कौन सा है? सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब 90 दिन के बाद वाला, एनपीए वाली कैटेगरी में आ गए। अब हम, ये परफॉर्मिंग एसेट्स थी, अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, इसमें देखो अनसिक्योर्ड लोन, सबसे फर्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? 90 दिन से पेमेंट नहीं कर रहा बंदा, 90 दिन से पेमेंट नहीं कर रहा, तो बैंक के मालिक ने बैंक के एम्प्लॉय से पूछा, अरे रामू 3 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा भाई, ये रामू है ना 3 महीने से क्या नहीं कर रहा पेमेंट, 90 दिन से पेमेंट नहीं आ रहे इसके, क्या बात है, इसने कोई सिक्योरिटी वगैरह रखी है क्या?
बैंक के एम्प्लॉय ने बोला नहीं सर, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी इसने, कोई गिरवी नहीं रखी, कोई एसेट गिरवी नहीं रखी। तो पहले तो बैंक के ऑनर ने क्या किया, उसको गाली दी। साले तुम लोन दे देते हो और एसेट्स पे गिरवी नहीं रखते हो, लोन पे कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखते हो, कहां से आएगा अब इसका पैसा? खा जाएगा साला ये पैसा, कहां से आएगा इसका पैसा? नहीं आने वाला। 90 दिन से नहीं आ रहे, अब क्या आएगा? नो सर, एम्प्लॉय बोला नहीं सर आएगा आएगा, अच्छा आदमी है लेकिन अभी क्या है, उसकी कंडीशन थोड़ी खराब चल रही है। अच्छा चल ठीक है, इस पे प्रोविजन बना। कितना डाउटफुल हो सकता है सर? 25% का। ये पॉइंटों में चल रहे थे, 0.25%, 1%, 0.75%, 0.40%, अब सीधा ही 25%, अब सीधा ही 25%, सीधा ही 25%। आगे बात समझ। दूसरा अनसिक्योर्ड, ये भी अनसिक्योर्ड है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन किसको दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को, जो रोड बनाती है, जो डैम बनाती है, इनको दिया है। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में हेल्प करती है ना। भले लोग हैं, ये भी भले लोग हैं। उससे पूछा बैंक के एम्प्लॉय से, भाई इसको जो लोन दिया है इस पे कोई सिक्योरिटी रखी क्या? नहीं रखी भाई साहब। अच्छा, तो अनसिक्योर्ड का परसेंटेज क्या है? 25। यार ये तो थोड़े भले लोग लगते हैं, इनसे तो भले लोग लगते हैं, इनकी थोड़ी सी परसेंटेज क्या कर दो, कम कर दो। थोड़ी परसेंटेज को क्या कर दो, कम कर दो। 20% कर दिया, 5% कम कर दिया। भले लोग लग रहे हैं इनसे, ये तो आम पब्लिक है, ये तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। भले लोग तो लगेंगे, गवर्नमेंट से पैसा आना तय है, गवर्नमेंट से जैसे ही पैसा आया प्रोजेक्ट का, वो हमारे लोन को पेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले लोग हैं, अब इनका पैसा कहाँ से आ रहा है कोई पता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इनका प्रोविजन ज़्यादा का बनाया, इसका प्रोविजन कम का बनाया, सिंपल सी बात है ना। दूसरा है सिक्योर्ड। हमने पूछा भाई 3 महीने से पेमेंट नहीं कर रहा है रामू, ये रामू के ने कोई एसेट्स रखी है कि गिरवी जब लोन लिया था? हाँ सर रखी है। क्या रखी है? मकान रखा है सर। फिर तो साला आएगा, अब आ गई बात, फिर तो साला आएगा, 10 बार देने आएगा पैसा, आ जाएगा। नहीं साढ़े की फिर भी ज़्यादा ही हालत ख़राब हुई तो फिर दिक्कत आएगी यार, फिर दिक्कत आएगी। चल इस पे प्रोविज़न तो बना ही लेते हैं। इस पे प्रोविज़न कितना परसेंट बना लिया? 15%। कितना परसेंट? 15%। कितना बना लिया? 15%। ठीक है, समझ में आ गया? सब स्टैंडर्ड का क्लियर है? चलो आगे आ जाओ। अब दिखाई दे रहा है? डाउटफुल डेब्ट्स का। डाउटफुल डेब्ट्स कब आता है? जब सब स्टैंडर्ड का 1 साल कंप्लीट हो जाता है, जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, जब डाउटफुल डेब्ट बनता है वो। जब सब स्टैंडर्ड का 1 साल निकल जाता है ना, जब उसे डाउटफुल डेब्ट्स बोला जाता है। भर भर के गालियां देता है बैंक, है ना। और वो कौन सा निकला? लोन भी कौन सा दिया बैंक ने? अनसिक्योर्ड, यानी उसने कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखी। जिसने लोन लिया ना, तो बैंक को लग रहा है साला साल भर से पेमेंट नहीं कर रहा, अब क्या पेमेंट करेगा, और कोई चीज़ गिरवी भी नहीं रखी गई है, कहाँ से पेमेंट करेगा भाई। तो बैंक ने बोला भाई इसका तो 100% पैसा डूबेगा, इसका तो क्या बना दो, 100% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना दो। इसका 100% क्या बना दो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 100% बना दो। आगे बात समझने क्लियर? तो 100% बना दो। क्या बना दिया? 100% बना दिया।
क्लियर। नेक्स्ट, यदि वो निकला सिक्योर्ड, उसने कोई गिरवी एसेट गिरवी रख रखी है, क्या रख रखी है, एसेट्स गिरवी रख रखी है, तो ये देखेंगे अपन कि इस 1 साल के कंप्लीट होने के बाद उसने कितने टाइम तक पेमेंट नहीं किया। इसके 1 साल कंप्लीट होने तक सब कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स के, सब स्टैंडर्ड एसेट्स के बाद उसने कितने समय तक पेमेंट नहीं किया। यदि उसने अप टू 1 साल तक पेमेंट नहीं किया, मैंने बताया है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किए। देखो 90 दिन तक परफॉर्मिंग, ये 90 दिन से 1 साल तक क्या हो गया, 90 दिन से 1 साल तक क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड। अब 1 साल के बाद, इसका 1 साल खत्म होने के बाद इसे डाउटफुल में डाल दिया गया, और अपन टॉपिक डाउटफुल का ही पढ़ रहे हैं वहां पर ना। अब मैंने देखो ये चीजें बताई थी कि इसका 1 साल निकलने के बाद और 1 साल तक, अप टू 1 साल तक, फिर ये 1 साल निकलने के बाद 3 साल तक, फिर ये 3 साल निकल जाने के बाद अनलिमिटेड पीरियड तक। ठीक है, यही बोला, सिक्योर लोन है लेकिन 1 साल तक 25%, 1 साल से 3 साल तक है 40%, ज्यादा गालियां पड़ेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गालियां बढ़ती जाएगी। देख लो भाई, यहाँ पर 25% गाली पड़ी, यहाँ पर 40% गाली कर दी, यहाँ पर 3 साल के बाद और गालियां देना स्टार्ट कर दिया, सबकी गाली दे दी पूरी फैमिली में 100%। 100% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया गया है। आगे बात सुना, क्लियर। जैसे जैसे डाउटफुल का टाइमिंग इंक्रीज होता जाता है, हॉफ जो बैंक की हॉप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाती है, और बैंक उसे बैड डेब्ट मानने लग जाता है। ठीक है, एक है आपकी, एक और है आपकी लॉस एसेट्स। कौन सी एसेट्स है, लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स कौन सी होती है, मैंने अभी बताया था आपको। लॉस एसेट्स वो होती है जो स्टार्टिंग से निकम्मा लग रहा था, स्टार्टिंग से ही नालायक लग रहा था। कोचिंग में भी तो होते हैं अपने बच्चे कई बार, कोई तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो आज नहीं पढ़ रहा कल पढ़ेगा, उस पर थोड़ा डाउटफुल रहता है। लेकिन स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि भाई ये तो आज पढ़े ना कल पढ़ेगा, ये तो खत्म है छोरा, क्या सीएमए करने आया है, स्टार्टिंग डेट से लगने लग जाता है ना, उसे बोलते हैं लॉस एसेट्स। क्या बोलते हैं, लॉस एसेट्स। जो बच्चा स्टार्टिंग से लगने लग जाता है, जो समझने की कोशिश ही नहीं करता है, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये नहीं होगा सीएमए पास। ऐसे ही आरबीआई ने स्टार्टिंग से ही लग गया कि भाई साहब इसका तो पैसा नहीं आएगा। आपको यदि ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ही कि भाई पैसा नहीं आएगा, भाई 20 साल 15 साल 20 साल से पैसा नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली वो लॉस एसेट्स बन गई। लेकिन स्टार्टिंग में भी तो ऐसा लग सकता है कि हमने गलत पर्सन को लोन दे दिया, तो वहां पर तो 100% आप बना लो, वहां पर आप क्या कर लो, 100% बना लो। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो फटाफट नोट डाउन करो इसको। हो गई, चलो करें आगे। फिर है इंपॉर्टेंट नोट कि सिक्योरिटी वैल्यू जो आप, उसने सिक्योरिटी रखी है, सिक्योर्ड लोन है ना, तो उसमें जो सिक्योरिटी रखी है, उसने जो एसेट्स गिरवी रखी है, उस एसेट्स की वैल्यू क्या मानी जाएगी, क्या वो कागज लेके आया है वो वैल्यू मानी जाएगी। उसने एक मकान गिरवी रखा, उस मकान के कागज लेके आया, उसमें लिखा हुआ है कि इस मकान को 10 लाख रुपए में खरीदा, क्या वो बैंक उसकी सिक्योरिटी वैल्यू मानेगी, नहीं।
बैंक मानेगी जो एक्चुअल में उसको बेचने पर रिलाइज होगी। सिक्योरिटी वैल्यू क्या मानेगी? जो एक्चुअल में क्या होगी? रिलाइज होगी। उसको अपन रिलाइज वैल्यू को ही क्या माना जाएगा? सिक्योरिटी वैल्यू माना जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? एक मिनट आप नोट डाउन करो इसको। कर रहा हूँ, लो नोट डाउन करो एक बार। मैं एक छोटा सा काम है, नोट डाउन कर लो इतने, है ना? दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, करें? आपने नोट कर लिया? जो भी उसने सिक्योरिटी रखी वो कागज पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक उसकी वैल्यू क्या मानेगी? जो प्रॉपर्टी को आज बेचने से जो पैसा रिलाइज हो जाएगा उसे ही सिक्योरिटी की वैल्यू मानी जाएगी। सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, नॉट फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू। आगे बात समझे? क्लियर? एक चीज हो सर, हम जब स्टॉक का जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं तो ईयर के एंड में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ईयर के एंड में। तो हम जिस ईयर के एंड में हम प्रोविजन बना रहे हैं उस ईयर के एंड में यानी बैलेंस शीट डेट पर उस एसेट्स की क्या रिलाइजेबल वैल्यू है उसी को हम सिक्योरिटी की वैल्यू मानेंगे। देखो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज टू बी कंसीडर्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट। जो बैलेंस शीट डेट को इसकी रिलाइजेबल वैल्यू होगी, बैलेंस शीट डेट पर उसकी जो वैल्यू होगी उसी को ही हम सिक्योरिटी की वैल्यू मानेंगे। आगे बात समझ में? ये दोनों वर्किंग नोट क्लियर आपका? चलो आगे चले। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अब सारे पॉइंट हो गए आपके। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बना रहे हैं लेकिन ईसीजीसी और डीआईसीजीसी के केस में बना रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या नई चीज आ गई? ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी क्या है? मैं बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है कि मान लो मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने जब बैंक से लोन लिया 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। कितने का? 100 करोड़ का। और मैं एक एक्सपोर्ट बिजनेस करता हूं, मैं अपने इंडिया से बाहर लोगों को माल बेचता हूं, एक्सपोर्ट बिजनेस करता हूं। और जो मैं बाहर के लोगों को बेचता हूं मैं जानता थोड़ी ना उनको, उन्होंने यदि पेमेंट नहीं किया तो, यदि उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो मैं आगे बैंक को कब कैसे पेमेंट करूंगा? और बैंक को पेमेंट नहीं करूंगा तो बैंक मुझे गाली देगी।
या मैं भी बच्चों को परेशान करेगा। तो मैंने सोचा यार इससे कैसे बचा जाए, रिस्क तो मोटी है, तो क्या करें। जैसे हम LIC की बात नहीं करते, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ये भी एक कॉरपोरेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। हमने क्या किया, हमने इस कॉरपोरेशन के पास गए, ये क्या करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी लेता है कि भैया आपने एक्सपोर्ट किया, आपके एक्सपोर्ट बिजनेस से कोई डाउट पैसा नहीं आया तो हम रिकवर करने की गारंटी लेते हैं, या इसकी वजह से आपका कोई लोन अटका हुआ है तो हम पेमेंट करेंगे उसको, या तो हम उन डेटर से पैसा मंगवाएंगे, ठीक है, या जो आपने लोन, इनकी वजह से जो आपका लोन अटका हुआ है बैंक में, आप दे नहीं पा रहे, हम उस लोन का पेमेंट कर देंगे, ये बात गारंटी हम दे रहे हैं। ये कौन दे रहा है, ECGC दे रहा है। लेकिन उसके बदले में आप हमें प्रीमियम दो, आप हमें क्या दो, प्रीमियम दो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में किया जाता है कि भैया यदि आप कोई दुर्घटना में मर गए तो हम आपकी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपकी फैमिली को इतना रुपया देंगे कि आपकी फैमिली बाकी की लाइफ आपको याद भी नहीं करेगी, और ये याद करेगी तो भगवान के रूप में याद करेगी, क्या अच्छा पति था मेरा जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा दिया, खुद तो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आगे की जिंदगी सुधार गया। हाँ, रियलिटी में ऐसे ही होता है। आप कुछ नहीं देके जाओगे, आपकी वाइफ भी आपको ना मरने के बाद गालियां देगी, रियल बात है, साला मर गया कुत्तो और अब हम कहाँ जाए। और आप यदि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करवाते हो तो वो आपको भगवान बनेंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने क्या किया है, गारंटी दी है कि भैया यदि आपका फॉरेन से पैसा नहीं आया या उसकी वजह से आप बैंक को लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो हम गारंटी देते हैं कि हम आपके लोन का रिपेमेंट कर देंगे, हम आपके अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। यदि आप जैसे जैसे जितना ज़्यादा प्रीमियम दोगे हम आपका गारंटी का अमाउंट उतना बढ़ा देंगे। यदि आप हमें 10,000 का प्रीमियम देते हो तो हम आपके अनसिक्योर्ड लोन का केवल 20% ही पेमेंट कर पाएंगे। यदि आप 25,000 रुपये का प्रीमियम देते हो तो हम आपका 60% क्या करेंगे, 60% हम क्या करेंगे, आपका अनसिक्योर्ड लोन का रिपेमेंट कर देंगे। आगे बात समझ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही देखो, ECGC का मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसमें सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मान लो मैंने 100 करोड़ का ही क्या लिया, लोन लिया। मैंने जब लोन लिया तो कुछ हमने प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट कंपनी वो बैंक को गिरवी के मॉर्गेज कर दी। बैंक ने क्या किया, हमारी कुछ सिक्योरिटी बेच सकती है, उससे रिकवर कर लेगी। मान लो रिलाइजेबल वैल्यू मान लो 20 करोड़ है, 20 करोड़ तो हमारी प्रॉपर्टी से रिलाइज हो जाएगा, तो बस बैंक को कितने का डर है, 80 करोड़ का, 80 करोड़ का डर है। अब 80 करोड़ में से भी यहाँ पर बैंक क्या करती है, मैं क्या करूँगा, बैंक पूछती है जब लोन देती है, भाई 80 करोड़ तो चलो ठीक है, 20 करोड़ तो यहाँ से वसूल हो जाएंगे, 80 करोड़ कहाँ से लेंगे। तो बैंक मैं कहूँगा कि मैंने क्या कर रखा है, इस कंपनी से एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है। यदि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा तो ये कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। कितना पेमेंट कर देगी, मान लो 60% के पेमेंट कर देगी। तो 80,000 का 60% कितना हुआ,
48 करोड़ 48 करोड़ 48 करोड़ का तो पेमेंट भाई ये कर देगी। बाकी आपका कितना बचा? 32 करोड़। 32 करोड़ क्या हो सकते हैं? डूब सकते हैं भाई साहब। 32 करोड़ डूबत में जा सकते हैं। 32 करोड़ डूबत में जा सकते हैं, उसका आप बना सकते हो प्रोविजन। तो ये नेट अनसिक्योर्ड लोन है, इसका बैंक को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड का 100%, अनसिक्योर्ड का क्या है? 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा बैंक को। आगे बात समझ में? चैप्टर समझ में आया क्या? आया? अपन ने अभी 2-3 टॉपिक इसके कवर किए हैं और इसकी कल अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके करेंगे अपन। अभी तक अपन केवल थ्योरी करेंगे, है ना। कल अपन इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आज व्हाट्सएप पर, है ना। उनको करने की आप कोशिश करना, आप उनको करने की कोशिश करना। नहीं होता है तो कल अपन इसका लेक्चर और बना देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, बढ़िया पेपर होगा आपका। कंपनी अकाउंट्स का भी अच्छा पेपर होगा, एफए का भी अच्छा पेपर होगा, कॉस्टिंग का भी अच्छा पेपर होगा, टैक्स का भी अच्छा पेपर होगा। सब आपको पर्सनली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हेजिटेट मत हो, आपको सपोर्ट चाहिए किसी चीज़ के लिए, सपोर्ट लो आप, है ना। महेश सर से सपोर्ट लो, ब्रजेश सर से सपोर्ट लो, कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए मना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आप भी ट्राई करो, आप भी कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करना ही अपना बनता है। बाकी तो देखो, हम ये नहीं कह रहे कि भाई तुम पास ही क्यों नहीं हुए, भाई हमारा केवल दायित्व बनता है कोशिश करना। हमने सही स्टेज पर सही टाइम पर हमने कोशिश कर लिया तो रिजल्ट निकल जाता है, और यदि हमने गलत टाइम पर ट्राई किया, गलत डायरेक्शन में ट्राई किया तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बस डायरेक्शन और टाइम पर डिपेंड होता है सक्सेस ना सक्सेस होने का। आगे बात समझ में क्लियर? तो कोई भी पर्सन, कोई भी ले लो आप, कोई भी पर्सन यदि वो सक्सेस हो रहा है तो इसका मतलब उसने राइट टाइम पर और राइट डिसीजन लिया है ना। और जो सक्सेस नहीं हो रहा, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, इसका मतलब है वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो रहा है। इसका मूल मंत्र यही है। देखो, आज चला है स्मार्ट तैयारी वगैरह का तो सिस्टम, पहले तो हार्ड वर्क से ही बनते थे, और मैं मानता हूँ रिजल्ट भी हार्ड वर्क से ही आता है। स्मार्ट तैयारी से आपका लक्ष्य साथ दिया तो हो जाता है। ठीक है, और हार्ड वर्क करते हो ना तो लक भी क्या होता है, लक भी है ना अपना रास्ता खोल देता है कि भाई क्या करें, है ना, कि इसको जाने दो भाई, ये नहीं मानेगा। ठीक है, ये पूरे रात परेशान कर दिया मुझे, गेट को ठक 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 करते करते मुझे सोने भी नहीं दिया, इसको जाने दो यार, है ना। आगे बात समझ में? अब ये बताओ, जैसे आपके घर में कोई आता है रात को, है ना, और वो गेट खटखटाता है। उसने यदि मान लो एक बार गेट खटखटाया, 2 बार गेट खटखटाया, तो आप सोचोगे यार 2 बज रहा है, कौन होगा कौन होगा। आप केवल वेट करोगे उसको कि यार पता नहीं क्या होगा। उसने 2 बार खटखटाया, चले गया, तो आपने भी सोचा है कि कोई ऐसे ही होगा, छोड़ो भूल, तो आपने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, लेकिन वो बार बार गेट आपका खटखटा रहा है, गेट बार बार खटखटा रहा है, तो 10 बार खटखटाया, 15 बार खटखटाया, 20 बार खटखटाया, तो आप क्या करोगे? आप भी सोचोगे कि यार कौन है, देखते हैं। देखो, गेट खोल के नहीं आप देखोगे तो देखो उसको भी गेट खुला हुआ मिला, उसने बार बार हार्ड वर्क किया, कोशिश की, है ना। तो यही देखो, यही लॉजिक है इनके पढ़ने के भी लॉजिक, सक्सेस के भी लॉजिक यही है। बाकी आप अपनी इच्छा है आपकी, हम तो केवल गाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। हम पढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, देखो ना। ठीक है, क्लियर? बस थोड़ा सा इस चीज़ का दुख होता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया बच्चों के साथ, है ना, बच्चे चेंज हो गए। हमारे टाइम पर टीचर इतने सपोर्ट नहीं करते थे, बच्चा खुद अपनी मेहनत से करता था। आज टीचर खूब सपोर्ट करता है आपको, लेकिन आप सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते। सिंपल सी बात है, आप सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते। ओके,
चलो ठीक है, तो ज्ञान की बातें हैं, आप जितनी जल्दी समझ जाओ ज़्यादा बेटर है, पास हो जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।